नमस्कार। आज हम एक अहम विश्लेषण पर बात कर रहे हैं। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ा, उस पर कुछ जानकारी सामने आई है। हाँ, बिल्कुल। एक विश्लेषण है इजराइल एंड ईरान डेज ऑफ रिपेंटेंस कॉन्फ्रंटेशन शीर्षक से, और हम उसी के अंशों पर गौर करेंगे। ठीक है, तो हमारा मकसद है कि इन सूत्रों के आधार पर देखें कि मुख्य घटनाएं क्या थीं और दोनों पक्षों ने क्या नतीजे बताए। हाँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये उनके जो लंबे समय से चली आ रही तनातनी है, उसमें काफी महत्वपूर्ण टकराव था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इजरायली कार्रवाई से। उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस। तो 13 जून 2025 की बात है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान छेड़ा। बड़ा मतलब किस पैमाने पे? इस पैमाने की बात करें तो रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 100 से भी ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया ईरान के अंदर। 100 से ज्यादा? ये तो काफी व्यापक लगता है। किस तरह के ठिकाने थे ये? हाँ, इसमें परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जगहें थीं, मिसाइल बनाने वाले सेंटर्स थे और उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो भी शामिल थे। अच्छा, यानी काफी रणनीतिक महत्व के टारगेट्स। बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन में F-35I जैसे बहुत एडवांस्ड मतलब स्टेल्थ लड़ाकू विमान इस्तेमाल हुए हैं और सटीक निर्देशित हथियार भी। तो जाहिर है इरादा ईरान की सैन्य और शायद परमाणु क्षमता को चोट पहुंचाना रहा होगा। हाँ, लगता तो यही है। अब आते हैं इसके नतीजों पर, जैसा कि इजराइल और अमेरिका के सूत्रों ने बताया है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि उनके हिसाब से क्या हासिल हुआ। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहली बात तो ये कि ईरान की जो लंबी दूरी की मिसाइल बनाने की क्षमता थी, उसे काफी हद तक तबाह कर दिया गया। अच्छा, ये वो मिसाइलें हैं जो इजराइल तक पहुंच सकती हैं? बिल्कुल। तो ये एक बड़ा रणनीतिक झटका माना जा सकता है अगर ये रिपोर्ट्स सही हैं। और क्या बताया गया? दूसरी बात, उनकी एयर डिफेंस S-300 जैसी जो अहम बैटरियां हैं जो रूस से मिली थी, उनको भी निष्क्रिय करने की बात कही गई है। S-300 को नाकाम करना तो मतलब ईरान के हवाई सुरक्षा के लिए बड़ा झटका होगा। हाँ, बिल्कुल। और शायद सबसे क्या कहते हैं चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो ये कि करीब 30 ईरानी कमांडर और 11 परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। 11 परमाणु वैज्ञानिक, ये तो बहुत स्पेसिफिक टारगेटिंग लगती है। हाँ, मतलब सिर्फ इमारतों या मशीनों पर हमला नहीं, बल्कि सीधे उनके वैज्ञानिकों को निशाना बनाना। ये बताता है कि इरादा शायद उनके परमाणु ज्ञान और भविष्य की क्षमता पर चोट करना था। इसीलिए नातांज, फोर्दो और इस्फहान जैसे जो मुख्य परमाणु स्थल हैं, उन्हें भी भारी नुकसान की रिपोर्ट्स हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब रिपोर्ट किए गए दावे हैं। जैसा कि इन सूत्रों में बताया गया है, इनकी स्वतंत्र पुष्टि का मामला अलग है। ठीक है, तो ये तो हुई इजरायली हमले की बात और उसके रिपोर्टेड नतीजे। अब जाहिर है ईरान ने भी कुछ जवाब दिया होगा। हाँ, बिल्कुल। चुप बैठने वाले तो वो भी नहीं। तो बदले में ईरान ने भी कार्रवाई की। क्या किया उन्होंने? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजरायली शहरों और उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए करीब 550 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 550 मिसाइल। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, संख्या काफी बड़ी है। ये दिखाता है कि ईरान के पास भी पलटवार करने की क्षमता है। लेकिन इजराइल के पास तो काफी मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, एरोम। हाँ, बिल्कुल। और बताया गया है कि इजराइल के इन डिफेंस सिस्टम्स ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। ज्यादातर मतलब कुछ तो गिरी होंगी। हाँ, यही बात है। पूरी तरह से रोकना शायद मुमकिन नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि इन मिसाइल हमलों में इजराइल में 28 लोगों की मौत हुई। 28 मौतें? हाँ, तो मतलब डिफेंस सिस्टम के बावजूद नुकसान तो हुआ। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इतने बड़े हमले का जवाब भी घातक हो सकता है और उसकी मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है। ये प्रारंभिक इस्राएली ऑपरेशन के पैमाने के सामने एक जवाबी कार्रवाई थी। तो अगर हम इन सारी जानकारी को एक साथ देखें जो इन सूत्रों से मिली है, एक तरफ इजराइल का एक बड़ा प्लान्ड हमला जिसमें परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को निशाना बनाने का दावा है, और दूसरी तरफ ईरान का एक व्यापक मिसाइल हमला जिसने इजरायली डिफेंस को टेस्ट किया और जानें भी ली। बिल्कुल। और यहाँ जो पैटर्न दिखता है वो दिलचस्प है। सूत्रों में परमाणु कनेक्शन पर बहुत जोर है, न सिर्फ सुविधाओं पर बल्कि वैज्ञानिकों पर कथित हमला। हाँ, ये संघर्ष की गंभीरता को बढ़ाता है। और साथ ही ये भी साफ हुआ कि बेहतरीन डिफेंस के बावजूद कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं और नुकसान कर सकती हैं। ये सब देखते हुए एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए,
जिस तरह इस टकराव का पैमाना रहा और खास तौर पर परमाणु पहलू और वैज्ञानिकों को निशाना बनाने की बात आई, जैसा सूत्रों ने बताया, क्या ये घटनाक्रम मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन और जो रणनीतिक सोच है उसमें कोई गहरा लंबे समय तक चलने वाला बदलाव ला सकता है? ये सोचने वाली बात है।